वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 128 है और ये टेस्ट सीरीज यूपीपीसीएस के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर और उसमें भी इसमें सारे के सारे प्रश्न होंगे ज्योग्राफी के। इंपॉर्टेंट है सारे के सारे प्रश्न और इसमें जो क्वेश्चन होंगे वो 25 होंगे। बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 128 या जो भी नया टेस्ट आएगा वहाँ तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका और इसकी फुल टेस्ट सीरीज भी प्राप्त कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है। तो पहला प्रश्न है इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो कथन है यहाँ पर, कौन सा इसमें सही होगा। काली मिट्टी का निर्माण विशाल चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। इसमें लोहा यानी आयरन, चूना, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की बहुलता होती है। काली मिट्टी या ब्लैक सॉइल या इसको एक और नाम है रेगुर सॉइल या रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है, ये बहुत पूछे गए प्रश्न इस एग्जाम्स में। बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से बनती है, तो करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। लोहा, चूना, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की बहुलता इसमें होती है, बिल्कुल ये करेक्ट है। दोनों के दोनों सी है इसका आंसर। देखिए, काली मिट्टी का जो निर्माण होता है वो होता है बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से। इसमें आयरन यानी लोहा, चूना, पत्थर, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की बहुलता होती है, तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं। और इस मिट्टी का जो रंग होता है काला, वो टिटेनिक फेरस, मैग्नेटाइट और जीवाश्म की उपस्थिति के कारण होता है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। कौन सा देश है जो एरल सागर से नहीं लगा है। देखिए, एरल सागर से दो देश लगे हैं, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो उज्बेकिस्तान तो लगा है, जो नहीं लगा है वो तुर्कमेनिस्तान नहीं लगा, ताजिकिस्तान नहीं लगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, एरल सागर उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की सीमा पर स्थित है, तो सही उत्तर डी होगा। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो कथन है यहाँ पर, कौन सा इसमें सही होगा। संयुक्त अरब अमीरात फारस की खाड़ी से संलग्न अरब प्रायद्वीप का एक देश है जो 7 अमीरातों से मिलकर बना है। इन 7 अमीरातों में अबू धाबी सबसे बड़ा है। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट, पहला भी सही है दूसरा भी सही है, सी है इसका आंसर। देखिए, संयुक्त अरब अमीरात में अबू धाबी, अजमान, दुबई, फुजेरा, रस अल खैमा, शारजहां और अल केवन शामिल हैं और सबसे बड़ा है इनमें अबू धाबी। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। भारत और चीन के मध्य जो सीमा है वो मैकमोहन रेखा है और यह रेखा 1914 में शिमला में निर्धारित की गई थी, ब्रिटिश काल में। बिल्कुल मैकमोहन ही है। और भारत और बांग्लादेश तथा भारत और पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ है, दोनों के लिए याद रखिएगा रेड क्लिफ को। मैकमोहन रेखा जो है भारत और तिब्बत यानी चीन के मध्य एक सीमा रेखा है। यह अस्तित्व में आई सन 1914 में भारत की तत्कालीन ब्रिटिश सरकार और तिब्बत के बीच शिमला समझौते के तहत। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। हमारे देश के अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन यानी फॉरेस्ट पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन या वर्षा वन भी इनको कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्वतीय वन, मैंग्रोव वन। देखिए, पर्वतीय वन तो अब भारत में जितने भी राज्य हैं उनमें आधे से कम है पर्वतीय राज्य, तो सी को तो हटा दीजिए। सबसे ज़्यादा जो वनस्पति है वो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, सदाहरित भी कुछ ही राज्यों में है, लेकिन बी सही हो जाएगा इसका आंसर। तो हमारे देश के बहुत बड़े भाग में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, इंग्लिश में बोलते हैं इनको ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। ये कम घने होते हैं और वर्षा के एक निश्चित समय में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। नंबर 6 पर आ जाइए। सूची 1 और सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में है वनों के प्रकार और सूची 2 में है वो वनों के प्रकार कौन से वन होंगे, जैसे कि रोजवुड, महोगनी, पीपल, नीम। वनों के प्रकार के उदाहरण खैर बबूल हो गया, पाइन देवदार हो गया।
उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, कंटीले झाड़ियाँ, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन यानी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ये 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। और पर्वतीय वनस्पति कौन सी है इसमें? देखिए, जो खैर बबूल है वो तो कंटीली झाड़ियाँ हैं, ठीक है। जो रोजवुड है, महोगनी है, वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, यानी पहले का दूसरा हो गया और तीसरे का तीसरा हो गया। जो पाइन देवदार है वो पर्वतीय वनस्पति है, और पीपल नीम हो गए उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। तो ए का हो गया 2 और बी का हो गया 4। ए का 2 हो गया, बी का 4 हो गया, सी का 1 हो गया, सी का 3 हो गया और डी का 1 हो गया, यानी 2 4 3 1। सी है इसका आंसर। तो रोजवुड महोगनी जो उदाहरण है वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के हैं। पीपल और नीम उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, मतलब जो भारत में सबसे ज़्यादा वनस्पति पाई जाती है अधिकांश क्षेत्र पर। खैर बबूल जो हो गई वो कंटीली झाड़ियाँ हो गई, पाइन देवदार हो गई पर्वतीय वनस्पति। क्वेश्चन नंबर 7 पर अजय निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला कथन है यहाँ पर, भारत में जंगली गधे का जो प्राकृतिक निवास स्थान है वो है कच्छ का रण यानी गुजरात। प्रत्येक वर्ष अक्टूबर के पहले सप्ताह को विश्व वन्यजीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। कौन सा सही है इसमें? देखिए, करेक्ट है, पहला भी करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है, सी है इसका आंसर। तो भारत में जंगली गधे का एकमात्र निवास स्थान या उनका घर कह सकते हैं गुजरात के जंगली गधा अभयारण्य जो है कच्छ के छोटे रण में। स्थानीय लोग इसे घुड़घर कहते हैं, इसे किसे? जंगली गधे को, ठीक है। और बाकी प्रत्येक वर्ष अक्टूबर के पहले सप्ताह को मनाया जाता है विश्व वन्यजीव सप्ताह। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही होगा? कंटीली झाड़ियों वाली वनस्पति में पानी की क्षति को कम करने के लिए इनकी पत्तियों में बड़े बड़े कांटे होते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में पर्वतों की ऊंचाइयों के साथ वनस्पतियों में भी विभिन्नता आती है क्या? बिल्कुल आती है। पर्वतीय क्षेत्रों में पर्वतों की ऊंचाइयों के साथ साथ वनस्पतियों में विभिन्नता आती है, और पहला वाला भी सही है, तो सी है इसका आंसर। देखिए, कंटीली झाड़ियों वाली वनस्पतियां जो हैं शुष्क भागों में पाई जाती हैं, और पानी की क्षति को कम करने के लिए इनकी पत्तियों में बड़े बड़े कांटे होते हैं। पर्वतों में ऊंचाई के अनुसार वनस्पतियों के विभिन्न प्रकार पाए जाते हैं, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी आती है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। कथन कारण वाला प्रश्न है, व्याख्या करेगा तो ए होगा, दोनों सही होंगे। व्याख्या नहीं करेगा तो आंसर बी होगा। इनमें से कोई सही गलत होगा तो आंसर सी या डी में से दिया जाएगा। चंद्रमा का जो ज्वार उत्पादक बल है वो सूर्य की अपेक्षा दुगना है, क्योंकि इसका कारण क्या है? क्योंकि चंद्रमा सूर्य की तुलना में पृथ्वी से अधिक निकट है क्या? बिल्कुल, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, लेकिन स्पष्टीकरण भी कर रहा है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है, तो ए है इसका आंसर। देखिए, चंद्रमा एवं सूर्य की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने तथा नीचे गिरने को ज्वार भाटा कहते हैं। चंद्रमा का जो ज्वार उत्पादक बल है वो सूर्य की अपेक्षा दोगुना होता है, क्योंकि यह सूर्य की तुलना में पृथ्वी के अधिक निकट है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं। जो कारण है वो कथन की सही स्पष्टीकरण भी है, तो ए सही है इसका आंसर। 10वां प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध की जलधाराएं अपनी किस ओर मुड़ती हैं? यह है अपनी सुंदर सी पृथ्वी। 20 से एक रेखा खींच दीजिए। यह है 0 डिग्री रेखा। इसको बोलते हैं इंग्लिश में इक्वेटर लाइन, हिंदी में भूमध्य रेखा। ऊपर का हो गया उत्तरी गोलार्ध, नीचे का हो गया दक्षिणी गोलार्ध। तो जो उत्तरी गोलार्ध की जलधाराएं हैं वो कोरियोलिस बल के कारण अपने दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं, ठीक है। और दक्षिणी गोलार्ध की जलधाराएं कोरियोलिस बल के कारण अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, उत्तरी गोलार्ध की जलधाराएं अपनी दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध की जलधाराएं अपने बाईं ओर प्रवाहित होती हैं। यह सब होता है कोरियोलिस बल के प्रभाव से, ठीक है। वो कोरियोलिस बल कैसे उत्पन्न होता है? पृथ्वी के घूर्णन से। पृथ्वी घूर्णन कर रही है ना, घूर्णन यानी पृथ्वी की खुद की गति, ठीक है। पृथ्वी झुकी भी हुई है और घूर्णन भी कर रही है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। कैसे घूमती है पृथ्वी? पश्चिम से पूर्व की ओर या पूर्व से पश्चिम की ओर? पृथ्वी घूमती है एंटी क्लॉकवाइज, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर। वो अपने आप में इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर बहने वाली जलधारा को ठंडी जलधारा या कोल्ड करंट कहते हैं। गर्म जलधाराएं जिन क्षेत्रों में चलती हैं वहां का तापमान बढ़ा देती हैं। कौन सा सही है? देखिए यह है अपनी सुंदर सी पृथ्वी। फिर से एक 0 डिग्री रेखा खींचो। ऊपर का उत्तरी गोलार्ध हो गया, नीचे का दक्षिणी गोलार्ध हो गया। ये हो गए उच्च अक्षांश यानी पोल, नॉर्थ पोल, और ये हो गया साउथ पोल। उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर यानी भूमध्य रेखा की ओर जो जलधाराएं बहेंगी तो वो ठंडी जलधाराएं होंगी। उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर बहने वाली जलधारा को ठंडी जलधारा कहते हैं। ठीक है। जो गर्म जलधारा होती है जिन क्षेत्रों में चलती है वहां का तापमान बढ़ा देगी। बिल्कुल बढ़ा देगी, ठंडी ठंडा कर देगी। अब निम्न अक्षांशों से यानी इक्वेटर से ऊपर की तरफ जो जलधाराएं चलेंगी, चाहे वो दोनों गोलार्धों में चल रहे हैं, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ, उनको बोलेंगे गर्म जलधारा। क्योंकि सूरज सबसे ज़्यादा यहीं इक्वेटर पर ही चमकता है ना, पर्याप्त मात्रा में सूरज की रोशनी यहीं मिलती है। ठीक है, वर्षा भी इसी कारण यहीं होती है। फिलहाल ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। तो उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर बहने वाली धारा को ठंडी जलधारा कहते हैं। यह प्रायः ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं। उदाहरण के तौर पर वेगुएला धारा ठंडी है, कैनेरी ठंडी है, पेरू या हम्बोल्ट ठंडी, लेब्राडोर ठंडी, फॉकलैंड ठंडी, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा ठंडी और कैलिफोर्निया की धारा भी ठंडी। इसके विपरीत एक होगी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा, वो गर्म होगी। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन कौन सी जलधाराएं ठंडी हैं, कौन सी गर्म है, पूछा जाता है एग्जाम्स में। गर्म जलधाराएं जिन क्षेत्रों में चलती हैं वहाँ का तापमान बढ़ा देती हैं और ठंडी जलधाराएं जिन क्षेत्रों में चलती हैं वहाँ का तापमान कम कर देती हैं। देखिए निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर बहने वाली जलधारा को गर्म जलधारा कहते हैं और यह प्रायः भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती है। उदाहरण के तौर पर क्यूरेशियो की धारा, उत्तरी प्रशांत महासागर की धारा गर्म है, ब्राज़ील की धारा गर्म है, अलास्का की धारा गर्म है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा गर्म है, अगुल्हास की धारा गर्म है। गर्म को लाल कलर से और ठंडी को हरे कलर से यहाँ पर दर्शाया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। दो कथन है यहाँ पर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत कटी फटी है। अटलांटिक महासागर की जो तटरेखा है प्रशांत महासागर और हिंद महासागर की तटरेखा की कुल लंबाई से अधिक है। कौन सा सही है? जो कटी फटी तटरेखा होती है वहाँ पर अच्छे बंदरगाह होते हैं, वो बंदरगाहों के विकास के लिए अनुकूल होती है। बिल्कुल करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, ये सी है इसका आंसर। देखिए अटलांटिक महासागर की जो तटरेखा है बहुत कटी फटी है, इसके कारण इसकी तटरेखा की लंबाई प्रशांत एवं हिंद महासागर की तटरेखा की कुल लंबाई से अधिक है। जो कटी फटी तटरेखा होती है वहाँ पर बहुत अच्छे बंदरगाह होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। दो कथन है यहाँ पर। मॉरिशस और रियूनियन प्रवाल द्वीपों के उदाहरण हैं। लक्षद्वीप और मालदीव ज्वालामुखी प्रक्रिया से उत्पन्न द्वीप हैं। देखिए दोनों गलत हैं। मॉरिशस और ये रियूनियन जो है वो ज्वालामुखी प्रक्रिया से उत्पन्न द्वीप हैं। बाकी लक्षद्वीप और मालदीव प्रवाल द्वीपों के उदाहरण है। तो इंटरचेंज करोगे तो सही होगा, बाकी कोई भी सही नहीं है, इसमें डी है इसका आंसर। मॉरिशस और रियूनियन द्वीप ज्वालामुखी प्रक्रिया से उत्पन्न द्वीप हैं। इसके अतिरिक्त जो लक्षद्वीप है, मालदीव है, वो हैं प्रवाल द्वीपों के उदाहरण, प्रवाल या मूंगा या कोरल। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दक्षिणी गोलार्ध में तापमान संबंधी विषमताएं कम पाई जाती हैं, उत्तरी गोलार्ध में तापमान संबंधी विषमताएं अधिक पाई जाती हैं। ऐसे ठीक है और इंटरचेंज करेंगे। ये वाला ऐसे ही ठीक है, इंटरचेंज करने की आवश्यकता नहीं है, सी है इसका आंसर। दोनों के दोनों सही हैं। तो उपरोक्त दोनों के दोनों कथन सत्य हैं। दक्षिणी गोलार्ध में जलभाग अधिक है, ठीक है, वहाँ तापमान संबंधी विषमताएं कम पाई जाती हैं। इसके विपरीत उत्तरी गोलार्ध में जलभाग कम है, स्थल क्षेत्र अधिक है और वहाँ तापमान संबंधी विषमताएं अधिक होती हैं। 15 प्रश्न है, दो स्टेटमेंट वाला। कोयम्बेंग कोयम्बेंग इंडोनेशिया के जावा में बहने वाली गर्म हवा है। यह तंबाकू की खेती को काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। कौन सा इसमें सही है? कोयम्बेग इंडोनेशिया के जावा में बहने वाली गर्म हवा है, तंबाकू की खेती को काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है। सेमांग जनजाति निम्नलिखित में से कहाँ पाई जाती है? श्रीलंका, जापान, मलेशिया, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में पाई जाती है माओरी जनजाति। सेमांग जनजाति है, ये है मलेशिया की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए सेमांग जनजाति पाई जाती है मलेशिया में
और माओरी जनजाति जो है वो न्यूजीलैंड में पाई जाती है, जापान में पाई जाती है। आइनू जनजाति, इनको मैच वैच करने के लिए पूछ लेते हैं वैश्विक स्तर पर जो ट्राइब होती है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से लैंड ऑफ मिडनाइट सन किसे कहा जाता है? लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहा जाता है नॉर्वे को, और उगते सूरज की भूमि कहा जाता है जापान को। देखिए, लैंड ऑफ मिडनाइट सन नॉर्वे को कहा जाता है। जिब्राल्टर था ऑप्शन में, जिब्राल्टर को भूमध्य सागर का द्वार कहा जाता है। 7 पहाड़ियों का नगर जो है वो रोम को कहा जाता है। रोम को कुछ और भी कहा जाता है। रोम को पोप का शहर कहा जाता है। पश्चिम का बेबीलोन आदि नामों से जाना जाता है रोम को। जापान को अक्सर उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। लागोडा झील निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? लागोडा एक मीठे पानी की झील है, तो कहाँ हो सकती है ये? यह है रूस में। देखिए, लागोडा झील रूस में स्थित है। यह एक मीठे पानी की झील है, और यह झील जो है करेलिया गणराज्य और उत्तर पश्चिमी रूस में लेनिनग्राद ओब्लास्ट में सेंट पीटर्सबर्ग के आसपास स्थित है। और यह रूस में बैकाल झील के बाद दूसरी सबसे बड़ी झील है, और क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया के 14वीं सबसे बड़ी मीठे पानी की झील लागोडा झील। और विश्व में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? लेक सुपीरियर। क्वेश्चन नंबर 19 है। लक्षद्वीप मूलतः किस चैनल द्वारा 2 भागों में विभाजित होता है? 10 डिग्री चैनल से तो अंडमान निकोबार अलग होता है, बहुत पूछा गया एग्जाम्स में प्रश्न। यहाँ लक्षद्वीप पूछ रहा है। लक्षद्वीप मूलतः अलग होता है 11 डिग्री चैनल के द्वारा। ए है इसका आंसर। देखिए, लक्षद्वीप 11 डिग्री चैनल द्वारा 2 भागों में विभाजित होता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। 2 स्टेटमेंट वाला ये प्रश्न है। क्या कहता है? पहला स्टेटमेंट, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिम में विस्तारित है। यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है क्या? ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिम में विस्तारित है, तो सी है इसका आंसर। दोनों के दोनों करेक्ट हैं। तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिम में विस्तारित है। यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यह एक उष्ण मरुस्थल है, यानी गर्म। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला कथन है, लक्षद्वीप समूह के सभी द्वीपों पर मलयालम भाषा बोली जाती है, मिनिकॉय को छोड़कर। मिनिकॉय द्वीप में महल भाषा बोली जाती है। ये करेक्ट है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसका आंसर। देखिए, लक्षद्वीप समूह के सभी द्वीपों पर मलयालम भाषा बोली जाती है, मिनिकॉय को छोड़कर। जो उसका मिनिकॉय द्वीप है एकमात्र अपवाद है, क्योंकि वहाँ पर महल भाषा बोली जाती है। महल मूलतः मालदीव की भाषा है। ठीक है, महल भाषा जो मिनिकॉय द्वीप पर बोली जाती है वो मालदीव की भाषा है। मालदीव एक अलग देश है, हाल ही में समाचारों में था। ठीक है, भारत पर विवादास्पद टिप्पणी करने के कारण। क्वेश्चन नंबर 22 पर आ जाइए। सोन नदी का उद्गम निम्नलिखित में से कहाँ है? इंदौर जिले से काकरी पहाड़ी, गोसाई थान चोटी के उत्तर में अमरकंटक की पहाड़ी। अमरकंटक की पहाड़ी ये है इसका आंसर। देखिए, सोन नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं। यह पटना के समीप सोन नदी गंगा में मिल जाती है। सोन नदी की लंबाई है लगभग 780 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 23 पर आ जाइए। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा हिंदी में कर्क रेखा, अंग्रेजी में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, किन राज्यों से होकर गुजरती है? भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। बहुत पूछा गया है प्रश्न एग्जाम्स में। कौन कौन से हैं वो 8 राज्य? मिजोरम है, त्रिपुरा है, बिहार नहीं है, मध्य प्रदेश है। अधिकतर जो स्टेटमेंट इस तरह का पूछेगा उसमें बिहार को ज़्यादातर रखता है, पंजाब को रख देगा और उत्तर प्रदेश को रख देगा। तीनों के तीनों वो गलत हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 3, 4 बी। देखिए, कर्क रेखा इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और इसी क्रम में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ना इसमें बिहार है, ना उत्तर प्रदेश है, ना पंजाब है। क्वेश्चन नंबर 24 पर आ जाइए। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ जुड़ी है? कितने देशों के साथ जुड़ी है भारत की स्थलीय सीमा? ऊपर से कवर करो तो ऊपर से आ गया तिब्बत यानी चीन, इधर है नेपाल, इधर है भूटान, 3 हो गए। इधर है बांग्लादेश, इधर है
म्यांमार, 3-2-5 हो गए। पश्चिम की तरफ आ जाओ, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो 3-2-5-2-7 आंसर हो गया डी। देखिए, भारत देश की स्थलीय सीमा 7 देशों के साथ जुड़ी है। ये देश कौन कौन से हैं? ये देश हैं चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 25 पर आ जाइए। भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से या 3 ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा है? इंपॉर्टेंट है प्रश्न। त्रिपुरा इसका उत्तर है, लेकिन सिक्किम और त्रिपुरा को एक साथ भी तो लिखा है। सिक्किम ऊपर की तरफ है, ऊपर से आ गया तिब्बत, ठीक है, और पश्चिम की तरफ से आ गया नेपाल, और पूर्व की तरफ से आ गया भूटान। तो ये भी तो हो गया जो 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा है। तो सिक्किम भी इसका आंसर हो गया, यानी डी इसका आंसर हो गया। सिक्किम और त्रिपुरा, त्रिपुरा जो है 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। देखिए, सिक्किम एवं त्रिपुरा 3 तरफ से दूसरे देशों के साथ अपनी सीमा साझी करते हैं। सिक्किम नेपाल, भूटान और तिब्बत यानी चीन से 3 तरफ से घिरा है, और जो त्रिपुरा है वो बांग्लादेश से ही 3 ओर से घिरा है। त्रिपुरा है इस तरह से नीचे तक मैप में, अगर आप देखोगे तो, और बांग्लादेश की सीमा ऐसे इसको पूरा कवर कर लेती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये 25 प्रश्न थे। बहुत पुनरावृत्ति इनकी होती है एग्जाम्स में, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1 से 2 बार। सब्सक्राइब रखना सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। धन्यवाद।